हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो अपनी ये जो नीट की टेस्ट सीरीज़ चल रही है बच्चों, इसमें अपन नेक्स्ट पीसीबी 3 जो है उसके सॉल्यूशन फिज़िक्स के वो आज कराने वाले हैं। ये जो पीसीबी 3 हुआ था, इसका कंप्लीट पेपर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। फिज़िक्स के सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। फिज़िक्स में बच्चों जो टॉपिक था वो था एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स और ईएमआई एसी। इन 4 टॉपिक्स का ये पेपर है। और न्यू पैटर्न जो नीट का 2021 का पैटर्न है, 50 सवाल फिज़िक्स में आने वाले हैं। सेक्शन ए में 35 सवाल होंगे बच्चों, 35 के 35 कंपलसरी हैं, आपको करने होंगे। और सेक्शन बी में आपको दिए जाएंगे 15 सवाल, उनमें से जो बेस्ट सबसे अच्छे 10 सवाल लगे आपको वो आपको करने हैं। टोटल 45 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, जो कुल 50 दिए होंगे उनमें से। आओ बच्चों, इस पेपर का सॉल्यूशन अपन चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों ही में दिया गया है। आप साथ में अगर ये पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए हों आप, तो वीडियो को पॉज करते चलिए, क्वेश्चन देखते चलिए और सॉल्व करते चलिए कि ये क्वेश्चन होना चाहिए हमसे। बताइए बच्चों, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू रजिस्टर। एक प्रतिरोध है, एक रजिस्टर है, एक प्रतिरोध है, और इसमें अपन ने एसी सोर्स लगाया है। तो ग्राफ बताना है रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी में। बच्चों, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध फ्रीक्वेंसी या आवर्ती पर डिपेंड नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, इसलिए फर्स्ट का आंसर फोर्थ आ जाएगा। रेजिस्टेंस वो f की पावर 0 मतलब फ्रीक्वेंसी पर आवर्ती पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये आपको 2 लूप्स दिए हुए हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस या आपको अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकालना है। ठीक है, कितना होगा। तो इसमें ऑफ द सिस्टम इज, ये आपको आंसर निकालना है। डायरेक्टली हम इसके फॉर्मूले बताते थे बच्चों। जो m होता है वो प्रोपोर्शनल होता है छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़ा। ये छोटा और बड़ा क्या है, जो स्मॉल साइज इसमें दिखे, इसमें छोटा कौन दिख रहा है, स्मॉल साइज का कौन दिख रहा है, ये स्क्वायर या वर्ग है ना, और ये L दे रखा है। और बड़ा क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। तो आपको छोटे की लंबाई का स्क्वायर लिखना है ऊपर, और नीचे लिखना है बड़े की लंबाई। इसी के प्रोपोर्शनल, इसी के समानुपाती m आता है। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है, आपको लेक्चर्स में बताई हुई है। बताइए, स्क्वायर या वर्ग जो होगा इसकी लंबाई होगी 4l, इसकी लेंथ होगी 4l। 4 तो कांस्टेंट है, तो l स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वृत्त या सर्कल की लंबाई होगी 2πr, उसमें से 2π कांस्टेंट है, हटा दो, डिवाइड करना पड़ेगा r से। तो m का आंसर आना चाहिए l स्क्वायर बाय r में। l स्क्वायर बाय r में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे चाहो तो फाई इक्वल्स टू mi लगा के भी आंसर निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स है, आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन आप देखते चलिए और साथ में सॉल्व करते चलिए कि किस किस तरीके से इसका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन EMI का दिख रहा है मेरे को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दिख रहा है। 2 कॉइल्स हैं P और Q, 2 कॉइल, 2 कुंडलियाँ दी गई हैं, और एकदम से I करंट हमने P में ले आया। ठीक है, तो पहले P में करंट नहीं था, पहले P में धारा नहीं थी, तो कोई करंट नहीं था, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा होगा। जब P में करंट आपने फ्लो कराया, अब P में ऐसे करंट फ्लो कराया, तो बताइए उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आने लग जाएगा। तो पहले Q के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0 था। लेकिन जब P में करंट ऐसे फ्लो किया तो फिर इस Q में भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आने लग गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ गया, तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड धारा वो ऐसे आनी चाहिए कि इस तरफ का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आए, इधर का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो इसका मतलब अगर B इधर आना चाहिए, तभी तो चेंज का अपोज करेगा, तभी तो परिवर्तन का विरोध करेगा। तो B इधर चाहिए तो उंगलियां ऐसे घूमेंगी। अब उंगलियां ऐसे घूमेंगी तो Q में करंट ऐसे आ रहा होगा, देखिए
इस तरीके से, या यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा होगा करंट ऐसे। अब ऐसे बाहर की तरफ अगर करंट आ रहा है तो ये घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है मेरे को, ये डायरेक्शन अपने को दिख रही है 6, 3, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए क्यू में करंट क्या आ जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त आ जाएगा। तो आसान आसान क्वेश्चन हैं, आप साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलिए बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है कि ईएमआई में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय सम अमाउंट। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस पर निर्भर करेगा। बच्चों ई का फॉर्मूला होता था -d∅dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला होता था, और ये वही v लिखा हुआ है, तो v को तुम IR लिख सकते थे, तो इसको तुम I × R लिख सकते थे। डेरिवेशन बता रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें बेटा जी I कितना मिलेगा, I की वैल्यू मिलेगी -1/r d∅dt, -1/r d∅dt मिलेगा। और I कितना मिलेगा, I करंट, क्या करंट को dq/dt लिख सकते हो आप, तो करंट को dq/dt लिखोगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यानी आवेश यानी कि चार्ज, वो चार्ज बच्चों केवल किस पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स के परिवर्तन पर और प्रतिरोध पर। चार्ज डिपेंड करेगा चेंज इन फ्लक्स पर और रेजिस्टेंस पर। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि चार्ज ही अपने को बताना था किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या आ जाएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके चेंज पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध इस पर भी निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका आंसर आ जाएगा। बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि Q = ΔΦ/R, उससे डायरेक्टली देख सकते थे, मैंने डेरिवेशन भी बता दिया आपको। आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए अपन, आराम से देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन हैं और आने चाहिए अपने को कि किस किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। बताइए ईएमआई का ही क्वेश्चन है, करंट कांस्टेंट है, धारा नियत है। तो करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि बीच चेंज नहीं हो रहा। बच्चों बताइए इस करंट के कारण यहाँ पे अगर अपन देखें, ये करंट या धारा नियत कांस्टेंट दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, फिंगर्स इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, अंदर की तरफ, तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πr, इन्फानाइट वायर या अनंत तार के कारण। तो अगर ये लूप दूर जाएगा तो ये R बढ़ता जाएगा, और ये R बढ़ता गया तो B कम होता जाएगा। और अगर B कम हो रहा है तो आपको B को बढ़ाना है, मतलब B जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में B को प्रोड्यूस करवा दीजिए। तो B अंदर की तरफ था, तो अंदर की तरफ ही हमने B को प्रोड्यूस करा दिया। उंगलियां इस तरीके से घूमेंगी, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसे घूम जाएगी प्रेरित धारा, तो ये क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। क्लॉकवाइज करंट मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ईएमआई के क्वेश्चन से होने चाहिए थे अपने से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, बताइए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाना है, कि मतलब ये वाला जो आपको सर्किट दिया है इसमें देखो ये रेजिस्टेंस R है, तो ये तो R ही रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, छड़ की लंबाई L है ना, इसका वेग या वेलोसिटी आगे है और क्रॉस में B है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV होता था बच्चों, लेकिन याद रखना BLV तभी लिखना जब तीनों परपेंडिकुलर हों, तीनों लंबवत हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं, V x डायरेक्शन में है, लेंथ y डायरेक्शन में है और B z डायरेक्शन में है। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV होगा। BLV में हाई कौन होगा, लो कौन होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता था वो QV क्रॉस B होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश V क्रॉस B की तरफ जाएगा। V क्रॉस B की डायरेक्शन बता दीजिए। V क्रॉस B वेलोसिटी आगे की तरफ है, ये आगे जा रहा है तो वेलोसिटी या वेग आगे है, B किधर है, अंदर है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आई, अपवर्ड्स। तो V क्रॉस B अगर ऊपर आया है तो प्लस चार्ज ऊपर जाएगा, अगर प्लस चार्ज ऊपर जाएगा तो BLV वाली बैटरी ऐसे बनेगी,
ऐसे बननी चाहिए BLV की बैटरी, हाई पोटेंशियल या प्लस ऊपर आना चाहिए, और ये R रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इस रॉड का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? इस रॉड का रेजिस्टेंस अपने को दिया गया है R के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है अपने से कि फिगर शो कर रहा है कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L। तो लेंथ L की एक रॉड दी गई है अपने पास, R रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट वेलोसिटी V है। ये R रेजिस्टेंस आपको दिया ही गया है और इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाना है अपने को 6th क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताइए मेरे को, ये R तो ये R ही रह जाएगा, है ना, ये R तो ये R ही रह गया, तो तीनों में R तो है ही। ये ऊपर ये जो रॉड थी ये BLV की बैटरी बनेगी, लेकिन BLV ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा, तो ये 2BLV 2BLV ये तो कैंसिल हो गया, ये तो नहीं आएगा आंसर। ये BLV ठीक है, लेकिन BLV का हाई पोटेंशियल उच्च विभव ऊपर होना चाहिए था, 4th ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा अपने पास। आगे बढ़ें, क्वेश्चंस में डायरेक्शंस और फॉर्मूलेज लगा रहे हो तो कंडीशंस वो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, आ जाएंगी आपको चीज़ें। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 6th के आगे 7th क्वेश्चन पे आइए। चलिए 7th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सेल्फ इंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N। तो अपने को निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L निकालना है अपने को, स्व प्रेरण का गुणांक निकालना है अपने को, डिवाइड बाय V। तो ये अपने को वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद है क्या, कि जो सोलेनॉइड होता है उसका L होता है म्यू नॉट N² V। अगर आपको सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन याद हो तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन या सोलेनॉइड के लिए परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का गुणांक होता है म्यू नॉट N² V। V को नीचे ले आओ, L/V आ जाएगा म्यू नॉट N², L/V आ जाएगा म्यू नॉट N², सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आंसर आप निकाल सकते हो। वैल्यूज़ पता होंगी L की, डायरेक्टली फॉर्मूला L का फॉर्मूला याद होगा, आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है अगर याद है तो, और डेरिवेशन चाहिए तो क्लास में बताया हुआ है, लेक्चर्स में देख लो आप। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 8th में आ जाओ। चलो 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? I की वैल्यू 3T बोली हुई है, आपको RMS वैल्यू चाहिए। RMS का मतलब होता है सबसे पहले कर दो बेटा स्क्वायर, सबसे पहले कर दो वर्ग। तो स्क्वायर या वर्ग कितना हो जाएगा? 90²। स्क्वायर के बाद निकालो मीन या माध्य। मीन कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन I² dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन I² की जगह आ जाएगा 90² dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बता दो, 9 तो 9 रह गया। T² का इंटीग्रेशन कितना होगा? T³ अपॉन 3, और नीचे T आएगा बच्चों, नीचे केवल क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो कितना आ गया ये? 3 से इसको कैंसिल किया 3, और इंटू T² बचेगा, क्योंकि एक T से ये T कैंसिल होगा तो T² बचेगा, लेकिन T की वैल्यू 2 है बच्चों, लिमिट से T की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो बताओ, ये स्क्वायर किया था, मीन किया था, लास्ट में स्क्वायर और मीन, वर्ग और माध्य, लास्ट में मूल निकालना पड़ेगा, लास्ट में रूट निकालना पड़ेगा। इसका रूट ले लो तो RMS बन गया, रूट लोगे 2 बाहर आएगा, 2√3 हो गया। 2√3 मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। RMS का मतलब AC में पढ़ाया हुआ है आपको, KTG में भी पढ़ाया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, फिर मीन निकालिए, माध्य निकालिए, औसत निकालिए, लास्ट में अंडर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए, आंसर आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ आ जाइए बच्चों। 9th क्वेश्चन में आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, एक इंडक्टर, एक प्रेरकत्व बनाया गया है। L की वैल्यू 10 माइक्रो हेनरी दी गई है। एक AC सोर्स बनाया गया है बच्चों जो 220 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज का है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय
प्रतिघात XL चाहिए अपने को। XL की वैल्यू होती है बच्चों ओमेगा L। ओमेगा होता है 2 पाई F इंटू L। 2 पाई तो 2 पाई रह गया। F की वैल्यू बच्चों 50 दिए रखी है, 50 आ जाएगा। और L की वैल्यू अगर आप देखोगे तो L की वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइक्रो, ये दे रखी है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया? ये 2 इंटू 50 100 हो जाएगा बच्चों, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो पाई तो रहा और 10 की पावर -3 बाकी रह गया, क्योंकि म्यू होता है 10 की पावर -6 और 1000 था तो 10 की पावर -3 आ गया। तो यहाँ से अपने पास इसका आंसर आ जाएगा पाई इंटू 10 की पावर -3। सेकेंड आंसर बोल सकते हो, क्योंकि 10 इंटू 10 की पावर -4 को 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे तो सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो, 10th क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चलो 10th क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अपने प्रीवियस नीट्स के पेपर में आ भी चुके हैं ऐसे सवाल। आराम से वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ ना मैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लो, इसी बहाने अपने को पता लग जाएगा कि SHM वेव्स EMI AC में कौन सा पॉइंट आपका वीक है, कौन सा पॉइंट आपको अच्छे से आता है। 10th क्वेश्चन आराम से देख लो। इसमें ये फिगर दिया ही हुआ है आपको, इसको मैं चलो वापस से बना लेता हूँ। ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये Q है, ये P है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 5 एम्पियर है, ये 5 हेनरी है, ये Q है, और क्या दिया हुआ है? नेटवर्क 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है। आपको रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, मतलब आपको बच्चों DI/dt दिया हुआ है, देखिए वो भी 1 दिया हुआ है, और मैं मानूँ तो माइनस दिया हुआ है। वो माइनस में क्यों दिया हुआ है? डिक्रीज हो रहा है, करंट घट रहा है, 1 सेकंड में करंट 1 एम्पियर घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये कुछ यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ये लिखा हुआ नहीं आएगा। VP माइनस VQ तुम्हें निकालना है, ठीक है, VP माइनस VQ तुम्हें निकालना है, VP माइनस VQ। तो किरचॉफ का लॉ लगाओ, किरचॉफ लॉ से बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। बताओ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसमें प्लस माइनस लगा दो, तो ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट हाई सेल हो जाता है, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, और इसमें प्लस माइनस नहीं भी लगाते तब भी चलेगा, है ना। क्यों नहीं लगाना प्लस माइनस, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें रजिस्टर में प्रतिरोध में करंट प्लस माइनस ऐसे मानना पड़ेगा, और ये प्लस ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो यहाँ पे इंडक्टर होता है, प्रेरक होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है LdI/dt। इसका पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कितना होता है? LdI/dt। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 5, DI/dt की वैल्यू है 1, तो 5 वोल्ट। 5 हेनरी को आप 5 वोल्ट की बैटरी से बदल सकते हो। वो बैटरी कैसे बनाओगे बच्चों? इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दे रखी है, तो ये चेंज का अपोज करेगा। मतलब करंट इस डायरेक्शन में अगर कम हो रहा है तो ये करंट को इस डायरेक्शन में बढ़ाएगा, तो इसकी बैटरी ऐसे बन जाएगी 5 वोल्ट की बैटरी, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में लगातार बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब आप इसमें लिखना चालू कर दीजिए। बताइए, P से लिखना चालू करते हैं, VP। तो P से यहाँ से इधर आए, माइनस से बाहर निकले तो -2, आगे आए प्लस से बाहर निकले तो प्लस IR। I की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 1, प्लस IR, तो प्लस I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 1। और यहाँ से इधर आए, माइनस से बाहर निकले, -5, और कहाँ पे आ गए अपन? Q पॉइंट पे आ गए, तो VQ आ गया और आंसर आ गया। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया और VP माइनस VQ की वैल्यू 2 दिख रही है, यानी कि थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 10th का आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले भी आए हुए हैं सवाल, बिल्कुल कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो, जो जो दिया हुआ है ठीक तरीके से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन।
तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है? द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी। बाहरी बल निकालना है जिससे कि इसकी वेलोसिटी, इसका वेग नियत रहे। बताइए इस सर्किट को हम ऐसे वापस से बना सकते थे, ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध R, V क्रॉस B किधर आता बच्चों? V इधर दे रखा है और डॉट में B दे रखा है। V क्रॉस B, V इधर, B बाहर, तो V क्रॉस B नीचे। अगर ये V क्रॉस B की डायरेक्शन है तो जिधर V क्रॉस B की डायरेक्शन होती है उधर ही प्लस पोटेंशियल बनता है। तो इसमें इस तरीके से ये प्लस पोटेंशियल आ जाएगा, ये आ जाएगा BLV का। BLV तीनों परपेंडिकुलर हैं ही। और देख लो, और कोई रेजिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ इसमें, और कोई प्रतिरोध तो नहीं दिया हुआ है। चलो यही एक रेजिस्टेंस है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होएगा, इसमें धारा कैसे प्रवाहित होएगी? ऐसे करंट फ्लो होएगा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? E/R, V बराबर IR होता है तो E/R। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BLV/R आ जाएगी। अच्छा, अब ये वेलोसिटी, V वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था। तो करंट कैरिंग वायर, धारावाही तार पर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, वो आता है IL क्रॉस B। तो IL क्रॉस B अगर आता है तो L क्रॉस B की डायरेक्शन बताइए। L होती है बच्चों धारा की डायरेक्शन, तो करंट इस डायरेक्शन में L, और B किधर है? बाहर की तरफ है। तो L क्रॉस B की डायरेक्शन चाहिए तो अंगूठा नीचे की तरफ और B बाहर की तरफ। हमेशा A क्रॉस B की डायरेक्शन होती है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखिए, और हथेली के लंबवत, हथेली के परपेंडिकुलर A क्रॉस B। तो L क्रॉस B अगर मुझे चाहिए तो मैंने L करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा है, फिंगर्स बाहर आ रही हैं, तो L क्रॉस B इधर आ रहा है। तो इधर लगेगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? ILB लगेगा। I की वैल्यू कितनी थी? BLV/R थी। BLV/R, L इंटू B कितना आ गया? B² L² V/R। इतना मैग्नेटिक फोर्स अगर पीछे लग रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए, वेग नियत रखने के लिए, बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स भी इतना ही लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। बल 0 तो वेग नियत, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। आंसर है B² L² V/R। B² L² V/R। 11th क्वेश्चन का आप ध्यान से आंसर देखेंगे, सेकंड दिखेगा आपको। ठीक है, अच्छे से नोट्स पढ़े हुए होंगे तो सब आ जाएगा, इनसे सब फॉर्मूले रिवाइज होते जाएंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाओ। 12th में बोला हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। चुंबकीय बल V क्रॉस B, पहला जो भी वेक्टर दिखे उस डायरेक्शन में थंब को या अंगूठे को रखो, दूसरा जो भी वेक्टर दिखे उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए। तो V इधर दिख रहा है अंगूठा, और राइट हैंड रूल ही है सारे, हमने वैसे ही बहुत पाप कर रखे हैं, बहुत उल्टे काम कर रखे हैं, इसलिए उल्टे हाथ का कोई नियम नहीं है, लेफ्ट हैंड का नहीं, सारे राइट हैंड। तो V इधर, B अंदर, V क्रॉस B ऊपर। अगर V क्रॉस B ऊपर है तो सारा प्लस चार्ज इधर आ जाएगा और सारा माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि A बिकम्स नेगेटिवली। बच्चों A नेगेटिव, वो तो गलत हो गया, A तो पॉजिटिव है। B बिकम्स पॉजिटिव, ये भी गलत है। करंट इज इंड्यूस्ड इन द रॉड, करंट इज इंड्यूस्ड इन द रॉड। बच्चों करंट कैसे आएगा? करंट के लिए तो सर्किट चाहिए ना, तो ये कंप्लीट सर्किट तो है नहीं, तो करंट आएगा नहीं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी बन जाएगी, ऐसी बैटरी, और बैटरी की वैल्यू BLV आएगी। A हाई पोटेंशियल, B लो पोटेंशियल होगा, तो A बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। 12th का आंसर आप ध्यान से देखोगे तो 4th आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चंस बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें बोल दिया करंट आएगा, तो ये अच्छा पॉइंट था, है ना, कि करंट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, हवा में थोड़ा ना जाएगा करंट, बस बैटरी बनेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए। AC का क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ LC ऑसिलेशन में कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू वोल्टेज V। कैपेसिटर का V वोल्टेज दिया गया है
और इस कैपेसिटर को जोड़ दिया गया है किससे, इस कैपेसिटर को जोड़ दिया गया है किससे, इंडक्टर से, प्रेरकत्व से। और C जो है वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से दोलन कर रहा है, C जो है वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी विल बी डबल्ड, तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की जो होती थी बच्चों, ये इसका ओमेगा आता था 1/√LC के बराबर। ओमेगा की वैल्यू अगर आप देखोगे LC ऑसिलेशन में तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आती थी, ठीक है, 1/√LC आती थी। अब ओमेगा को डबल करना है, बताओ ओमेगा डबल कैसे होगा। इसने बोला V को डबल कर दो, बच्चों V को डबल करोगे तो यहाँ नीचे 2 आएगा, तो ओमेगा डबल तो हो नहीं पाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। L और C दोनों को डबल कर दो, अगर दोनों को डबल डबल करोगे 2 और 2 4 हुआ, तो नीचे 2 आ गया, नीचे 2 आए तो आधा हो गया ना, डबल थोड़ी ना हुआ है। L और C दोनों को आधा कर दो, ये बात सही है। L को आधा करोगे तो L/2, C को आधा करोगे तो C/2, √2 ऊपर आ गया, यानी 2 गुना हो गया भैया। तो यानी कि अंदर कितना आ गया, अपने पास यही आ जाएगा, L और C दोनों आधे, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। L और C को आधा कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, देखते चलिए क्या क्या आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है रीडिंग ऑफ एमीटर। बच्चों एमीटर का पाठ्यांक पूछा हुआ है, कुछ नहीं बोला है तो इनफाइनाइट टाइम या स्थायी अवस्था मानेंगे, इनफाइनाइट टाइम या स्थायी अवस्था मानेंगे, ठीक है। तो t बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर या संधारित्र वो टूट जाता है क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, और t बराबर इन्फिनिटी पे प्रेरकत्व वो सरल रेखीय तार जैसा हो जाता है। तो होगा क्या यहाँ पे कि t बराबर इन्फिनिटी की अगर बात करोगे तो t बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर को तोड़ देना है आपको, और ये टूट गया तो कुल मिला के केवल यही बाकी रह जाएगा, और ये बाकी रह जाएगा तो V = IR लगाते तो 250 = I × R की वैल्यू 25, I की वैल्यू आ जाती 10 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी आ जाती 10 एम्पियर के बराबर। ये t = इन्फिनिटी का आंसर है और यही सही आंसर है ना। t = 0 की अगर बात करोगे तो t = 0 पर प्रेरकत्व को टूटा हुआ मानना पड़ेगा, इंडक्टर को टूटा हुआ मानना पड़ेगा। इसको टूटा हुआ मानोगे तो सारा करंट ऐसे फ्लो होएगा। तब V = IR लगाते तो I की वैल्यू आ जाती 5। तो I 5 एम्पियर हो सकता है कब, शुरुआत में जब ये सर्किट बनाया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 5 एम्पियर नहीं होगा क्योंकि कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब स्टडी स्टेट है, स्थायी अवस्था है, इसीलिए इस 14th क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, आंसर आना चाहिए। इसमें बोला हुआ है प्राइमरी कॉयल, द करंट इन प्राइमरी कॉयल, है ना, प्राथमिक परिपथ प्राइमरी कॉयल में करंट पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, आपको एक R दिया हुआ है, एक आपको V दिया हुआ है, R और V दिया हुआ है आपको। बच्चों याद रखना कि ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट पावर आउटपुट सेम होता है, एफिशिएंसी या दक्षता हम कितनी मानते हैं 100%। तो V²/R को सेम कर दो, है ना, और या V × I को सेम कर दो, कैसे भी फॉर्मूला लगा दो। तो V और I प्राइमरी का और V और I सेकेंडरी का बराबर कर दो। तो V प्राइमरी का कितना था 220, करंट प्राइमरी में कितना है वो तो निकालना है। V सेकेंडरी में कितना था 22, और करंट सेकेंडरी में कितना होगा V = IR, ये सेकेंडरी में लगा दो। V 22, I सेकेंडरी का पता नहीं, R 220, तो I की वैल्यू आ जाएगी 1/10। I की वैल्यू यहाँ तक कितनी आ जाएगी 1/10। तो यहाँ से IP की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, 22 को ख़त्म कर देगा, 0 नीचे आ जाएगा, 1/100 या 0.01 एम्पियर, ये अपने पास फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं बोला हो तो उसकी
दक्षता उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% मानते हैं, उससे ये आंसर आ जाएगा। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है ए की वैल्यू दे रखी है -4x। एसएचएम में फॉर्मूला होता है ए बराबर -ω²x। क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। मैंने तो क्या है, क्वेश्चन बस देखते जा रहा हूँ। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए और ए की वैल्यू -4x दी हुई है। तो एसएचएम में ए की वैल्यू होती थी -ω²x। तो तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे, ω² 4, ω2, तो टाइम पीरियड आता है 2π/ω, 2π/2 यानी पाई यानी कि 16th क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 4v² बराबर 25 - x²। एसएचएम में ये इक्वेशन दी हुई है, फिर टाइम पीरियड पूछा है। बच्चों क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, v² बराबर 1/4 25 - x²। बिल्कुल 4 को नीचे ला सकते हो। तो एक फॉर्मूला होता था एसएचएम में वेलोसिटी का, उसमें कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूला होता था v बराबर ω √a² - x²। ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे v बना लो। अगर यहाँ v बनाओगे, दोनों तरफ रूट लोगे, तो ये 1/2 बाहर और रूट के अंदर 25 - x²। तो बताओ ओमेगा की जगह पे अपने को क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। टाइम पीरियड या आवर्तकाल 2π/ω होता है बच्चों। और ओमेगा अगर आप देखोगे तो वो 1/2 आएगा, 2 ऊपर जाके 4π हो जाएगा। तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 4π के बराबर। तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 17 का। एसएचएम के सवाल आ गए। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। तो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देख लो बच्चों। 18th क्वेश्चन में बोल रखा है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप है, खुली हुई आपके पास पाइप दे रखी है। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों एंड्स इसके ओपन होंगे, और दोनों एंड्स ओपन होंगे तो एंटीनोड बनेगा। ये लेंथ, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी λ/2। डेरिवेशन बोल रहा हूँ वरना डायरेक्टली आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। तो L की वैल्यू λ/2 है। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो F की वैल्यू आ गई v/2L। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये मूलभूत आवृत्ति है, इसको F0 कह दो। ओपन पाइप जब होती है तो इसमें सारी फ्रीक्वेंसी रहती है 1 2 3 4, और ये जो 2 वाली है इसी को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट ओवरटोन। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2v/2L, इसकी वैल्यू अपने को F दे रखी है फर्स्ट ओवरटोन की। अब अगले ने बोला है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज होता है, एक एंड ओपन होता है, एक तरफ नोड बनता है, एक तरफ एंटी नोड बनता है। लेंथ या लंबाई λ/4, वही लंबाई हमें L दे रखी है। लैम्डा की वैल्यू बच्चों 4L आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 4L है तो वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो F की वैल्यू आ जाएगी v/4L। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v/4L के बराबर। ठीक है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रहती थी, 1 3 5, और इस 3 वाली को क्या बोलते थे, फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधिस्वर। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 3 गुनी हो जाएगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3v/4L हमारा आंसर है। क्या v/L को तुम F लिख सकते हो, बिल्कुल। 2 से 2 कैंसिल है तो v/L को F लिख सकते हो। v/L को F लिख दोगे तो 3f/4 ये हमारा आंसर, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आसानी से आंसर आ सकता है। रेशियो याद होने चाहिए आपको, सब आंसर्स आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन में बोला है एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, एम्पलीट्यूड 0.1 दिया हुआ है,
ए की वैल्यू 0.1 दे रखी है, जब डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू 0.02 है तब एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती थी ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5, ओमेगा स्क्वायर पता नहीं है, एक्स की वैल्यू है 0.02, एक्स की वैल्यू 0.02 दे रखी है। तो बताइए ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.5/0.02, यानी ऊपर आएंगे 2 ज़ीरो, नीचे आएगा 1 ज़ीरो, यानी ये आएगा 25। ओमेगा स्क्वायर 25 तो ओमेगा 5 आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम चाल ओमेगा ए होती थी, ओमेगा तुमने कितना निकाला हुआ है 5, और ए आयाम कितना दिया हुआ है 0.1, तो 5 × 0.1 0.5 19th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में और बताइए इसके आगे। तो क्या बोला हुआ है कि ट्यूनिंग फॉर्क, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। ट्यूनिंग फॉर्क दिया हुआ है आपको 4 बीट्स पर सेकेंड, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर, आवर्ती में डिफरेंस 4 का दे रखा है, विद 1 ऑफ फ्रीक्वेंसी 288। अच्छा, तो एक की तुम 288 मान लेते हो, तो ऐसे बना लेता हूँ मैं इसे, एक को 288 माना है तो दूसरे की इससे या तो 4 कम होगी, है ना 284, या इससे 4 ज़्यादा होगी 292, तभी तो 4 बीट्स आएंगी, है ना। तो ये तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अ लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड ऑन अननोन फॉर्क, अब इन दोनों पे वैक्स लगा दिया गया, है ना। यही अननोन है, ये तो नोन था, ये तो ज्ञात था, ये तो नोन था, और अज्ञात पे इस पे तुमने वैक्स लगा दिया, इस पे भी वैक्स लगाया है भाई, इस पे भी वैक्स लगाया है। वैक्स लगाने पर मोटा हो जाएगा, ये जो मोटा हो जाता है उसे चलने में दिक्कत होती है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे फड़फड़ाएगा ना वो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी चल रहा होगा, तो वैक्सिंग के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो 284 से कम होके कितनी हो गई, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो लेकिन कम ही करना, मान लो ये 283 हो गई, और ये भी कम होके कितनी हो गई 291 हो गई। अब बताओ अपने को करना क्या है, एंड इट प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड। अब 2 ही बीट जनरेट हो रही है, 2 बीट्स का मतलब क्या है, पहले 4 थी अब 2 हैं, यानी बीट्स कम हो जानी चाहिए, यानी कि डिफरेंस कम हो जाना चाहिए। बताओ 283 और 288 का डिफरेंस तो 5 हो गया, पहले 4 था अब 5 हो गया, यहाँ पे तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन 288 और 291 यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 3 हो गया क्या, हाँ कम हो गया, और कम ही तो करना है, इसका मतलब यही आंसर है, 292 ही आंसर है। मैं और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते थे। देखिए 288 बीट फ्रीक्वेंसी थी, है ना, 288 एक की फ्रीक्वेंसी थी, बीट फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो हमने मान लिया कि इससे एक कम, इससे 4 कम वो 284 हो जाएगा, इससे 4 ज़्यादा 292 आ जाएगा। वैक्सिंग करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी, इसको भी कम कर दो 282, कुछ भी कम कर दो 283 282, वो 2 कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 लाना भी है ना, इसलिए। अब देखो अब सवाल पढ़ लिया, पहले सवाल नहीं पढ़ा था, तो आंसर तो आ गया है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि सर 2 बीट्स कैसे आई, कोई पूछ ले तो इसकी भी वैक्सिंग की, ये 292 से कम हो गया 290 हो गया। देखो 288 और 290 का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, जबकि 288 और 282 का डिफरेंस 6 हो जाएगा, तो इसी से मिल रहा है, यही 292 आंसर है। तो पता लगा लिया करो, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है, आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 के आगे चलिए, 21 पे आ जाइए। 21 क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। एट वॉट स्पीड शुड अ सोर्स ऑफ साउंड मूव, एक सोर्स है, सोर्स किस वेलोसिटी से मूव करेगा कि ऑब्जर्वर को आधी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। बच्चों अब याद रखना, इसमें सोर्स की डायरेक्शन दी नहीं है, लेकिन मैं मानूंगा कि सोर्स दूर जा रहा होगा। अरे भाई जब सोर्स दूर जाएगा तभी तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, तो सोर्स दूर ही जाना चाहिए।
अब कोई इसको बोल देता है नहीं सर सोर्स पास आएगा, तब तो उसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती, तब हाफ कैसे सुनाई देती है? हमने ये पढ़ा ना, हाफ फ्रीक्वेंसी यानी कम फ्रीक्वेंसी, आधी फ्रीक्वेंसी। आधी फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स दूर जा रहा है, तभी आवाज़ मेरे को धीरे धीरे कम सुनाई दे रही है। तो ये दिया नहीं हुआ, ये मैंने अपने दिमाग से पता लगाया कि सोर्स दूर जा रहा होगा, तभी जाके तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम सुनाई देगी अपने को। तो एफ डैश का फॉर्मूला लगा दो, एफ वी प्लस माइनस वी ओ वी प्लस माइनस वी एस। तो एफ डैश एफ बाई टू है, एफ बाई टू सुनाई देती है, वास्तविकता में रियलिटी में वी है। ऑब्जर्वर चल नहीं रहा है, ये ऊपर हट जाएगा, ऊपर वी ही आ जाएगा, वी प्लस वी एस। वी प्लस वी एस क्यों किया है? ताकि नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तभी तो कम सुनाई देगा। और एफ से एफ कैंसिल कर देना, मल्टीप्लाई कर लो, 2v बराबर v प्लस वी एस। ये इधर चला जाएगा, 2v बराबर v प्लस वी एस, v की वैल्यू वी एस आ जाएगी। फोर्थ ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 21 का आंसर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 वो अपने को सॉल्व करना है। 22 क्वेश्चन तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगा। आपको 400 और 401 और 402 दिया हुआ है। आपसे पूछा हुआ है कितने बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगे। क्या इन दोनों में डिफरेंस एक का है? क्या इन दोनों में भी डिफरेंस एक का है? मैंने आपको क्लास में बताया है, अगर सेम डिफरेंस ही दिख रहा है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक केवल तभी लगाना है जब पहले और दूसरे में डिफरेंस, दूसरे और तीसरे में डिफरेंस, तीसरे और चौथे में डिफरेंस, सब में डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है, अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो दूसरा तरीका है। आओ थोड़ा सा बता दूं क्या वो मैं। देखो 400 और 401 में डिफरेंस आया है 1 का, 1 का। उसका मतलब हुआ 1 बीट पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितनी बीट आएगी? 1 ही बीट आएगी। अगर टाइम 0 से चालू करोगे तो 0 सेकंड पे कुछ बीट नहीं सुनाई देगी, 1 सेकंड पे 1 बीट सुनाई दे जाएगी। समझ गए? फिर 401 और 402 का डिफरेंस भी 1 बीट है, इनका डिफरेंस 1 है, तो 0 पे कुछ सुनाई नहीं देगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी पहली बीट कब आएगी? 1 बीट पर सेकंड, मतलब पहले सेकंड पे ही पहली बीट आ रही होगी, 1 सेकंड पे पहली बीट आ रही होगी। और हर 2 से बीट निकलती है ना, तो इन दोनों से बीट निकाल ली हमने, है ना। 400 401 से, 401 402 से बीट निकाल ली। और कौन सा कॉम्बिनेशन बाकी है? 400 और 402 वाला। तो 400 और 402 वाले का डिफरेंस आएगा 2 बीट्स पर सेकेंड। 2 बीट्स पर सेकेंड मतलब 1 सेकंड में 2 बीट। 1 सेकंड में 2 बीट कहाँ कहाँ आएगी? एक आधे सेकंड पे बीट सुनाई देगी, एक 1 सेकंड पे बीट सुनाई देगी। समझ रहे हो? बताओ कितनी बीट सुनाई पड़ी? पहली बीट सुनाई पड़ी आधे सेकंड पे, और दूसरी बीट सुनाई पड़ेगी 1 सेकंड पे। ये सारी बीट 1 सेकंड पे ही तो बजेंगी, तो एक ही तो आवाज़ आएगी। तो ये रही एक आवाज़, ये रही दूसरी आवाज़, 2 बीट्स आंसर है। और ये सब तब करना जब डिफरेंस सेम नहीं हो, है ना। पहले का दूसरे का, दूसरे का तीसरे का डिफरेंस अलग अलग हो, तब ऐसे निकालना। और डिफरेंस अगर सेम है तो डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस या अंतर से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, अगले प्रश्न में चलो। 23 पे आ जाओ भाई। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोशिश करो कि तुम्हारा आंसर आए, सही आए। बताओ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रेजोनेट्स विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 512 हर्ट्ज की। लेंथ या लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट रेजोनेटिंग विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। अच्छा, तो आपको एफ और एल में कोई रिलेशन पता है क्या? तो एफ की वैल्यू होती, अगर नहीं पता हो, वैसे तो पता होना चाहिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता था। ठीक है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता था। तो v ये यहाँ से f की वैल्यू अगर निकालते आप, तो f की वैल्यू आ जाएगी v बाय लैम्डा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v बाय लैम्डा आ जाएगी। और यहाँ से आप v की वैल्यू कितनी लिखते थे? v की वैल्यू कितनी लिखते थे? f अपॉन
मतलब v की वैल्यू लिखते थे अपन रूट टी बाय म्यू, अगर आपको पता हो तो f की वैल्यू आ जाएगी रूट टी बाय म्यू इंटू 1 बाय लैम्डा। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, टेंशन कांस्टेंट है, टेंशन कांस्टेंट दी हुई है, इस टी को आप हटा सकते हो। 23वें नंबर के क्वेश्चन में आप इस टी को हटा सकते हो। और अब मेरे को आप ये बताइए कि इसमें ये टी कांस्टेंट है, इस म्यू का कुछ नहीं लेना देना, ये तो म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, और ये कांस्टेंट ही है, रस्सी में कोई छेड़छाड़ की नहीं है। लैम्डा ही तुम लिखते थे, लैम्डा को तुम 2L लिख सकते थे, है ना, नॉर्मली जो अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मूलभूत आवर्ती की बात करते हैं, तो यहाँ पे L अगर लिखोगे 2L, तो यहाँ से F और L क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो पहले F कितना था, 512, बाद में F कितना हो गया 256, इसका मतलब F को कर दिया आधा, F को आधा कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो L डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, उल्टा हो जाएगा, आधा है तो L डबल हो जाएगा, L डबल हो गया तो 0.5 का डबल कुछ होता होगा 1 मीटर, 23rd का थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों। और ये फॉर्मूला सबको डायरेक्टली याद रहता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, मूलभूत आवर्ती V/2L होती थी या V/4L होती थी। V/2L स्ट्रिंग के केस में, तार के केस में यही होती थी। आगे चलते हैं तो डायरेक्टली F और L लगा सकते थे, आंसर आ जाता। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 23 के बाद 24th क्वेश्चन, बोलो भाई 24th क्वेश्चन SHM का ही क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। एवरेज एनर्जी इन अ टाइम पीरियड ऑफ SHM, एक आवर्तकाल में औसत ऊर्जा कितनी होती है, एवरेज एनर्जी कितनी होती है। तो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता था ½ KA²। कैसे होता था ये ½ KA², बच्चों जो एनर्जी है ना, एनर्जी में आता था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बताइए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी एक टाइम पीरियड में, 1/4 KA², और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी होती थी 1/4 KA², और टोटल एनर्जी ½ KA²। और टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही है, इतना लंबा तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज वही आएगा, तो ½ KA² आंसर है। K को तुम m⍵² लिख सकते हो इंटू A²। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 24 के आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। 25 नंबर का क्वेश्चन वैसे SHM की कंपटीशन एक्सरसाइज में भी ऐसा सवाल है। क्या बोला हुआ है, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों का आयाम A और A है, उनके बीच की डिस्टेंस भी A है। बताओ A और A कब देता है, वेक्टर में A और A कब देता है, 120 डिग्री पर देता है, लेकिन वो एडिशन में देता है बच्चों, एडिशन में या योगफल में। अपने को फेज डिफरेंस चाहिए, तो A और A देता है 120 डिग्री पर एडिशन में, तो सब्सट्रैक्शन में यही काम 60 डिग्री पर हो जाएगा। फेस डिफरेंस मतलब यही 60 डिग्री आंसर है। π/3 ही हमारा आंसर है, π/3 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ज़बरदस्त है, इससे हो जाएंगे जेईई मेंस और नीट के सारे सवाल हो जाएंगे इससे। तो आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है तो इसका मतलब अपन फॉर्मूला लिखते थे, जनरल फॉर्मूला, वैसे तो डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए, 84.6 या 90 मिनट आंसर भी आता था, है ना। और नहीं पता हो तो टी का फॉर्मूला होता है 2π √1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/L प्लस 1/R इंटू जी। ये बच्चों सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये लेंथ और रेडियस ऑफ अर्थ में से जो बड़ा हो जाए,
है ना, या जो छोटा हो जाए उसके हिसाब से देख लो कौन जीरो हो रहा है कौन जीरो नहीं हो रहा है। तो अब लेंथ किसके बराबर हो गई है यहाँ पे, लेंथ बराबर हो गई है रेडियस ऑफ अर्थ के। अगर लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई तो एल की जगह फिर आर लिख दो। तो यहाँ भी 1/r, यहाँ भी 1/r, तो 1/r अगर आप लिखोगे तो t का आंसर आ जाएगा 2 पाई, और रूट के अंदर ये 1/r है तो 2/r, तो 2 तो नीचे रह गया, और 1/r 2/r हो गया, r ऊपर आ गया, और ये आपके पास t का आंसर आ जाएगा 2 पाई रूट r डिवाइडेड बाय 2g। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई रूट के अंदर 1/g 1/l प्लस 1/r। ये हमेशा लगता है, कोई बोल दे लेंथ इनफाइनाइट हो गई, अनंत लंबाई की सरल लोलक है, तो l को इनफाइनाइट कर देना, तो 1/∞ 0, केवल r ऊपर आ जाएगा, तो फर्स्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड इसका 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। क्या बोला हुआ है, टाइम पीरियड स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, 2 पाई रूट m/k होता है। अब इसको दो पार्ट्स में काट दिया बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर दो पार्ट्स में बांटा है तो l को हाफ कर दिया है, आधा कर दिया है, तो l को अगर हाफ किया है, आधा किया है, तो k हो जाएगा डबल या दोगुना। तो एक स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, अगर इसको दो में काटोगे तो दो में काटने पर इस दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट, इन दोनों का स्प्रिंग नियतांक 2k और 2k मानना पड़ेगा, है ना, डबल हो जाएगा। और अब इनको जोड़ दिया पैरेलल में, जब स्प्रिंग पैरेलल में जुड़ेगी तो टोटल k कितना हो जाएगा, 2k प्लस 2k यानी 4k हो जाएगा। तो नया k 4k हो गया, तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट m/4k, और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 और 2 पाई रूट m/k, ये आंसर आ जाएगा। 2 पाई रूट m/k को t लिखा था तो t/2 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 27वें क्वेश्चन का आंसर देखोगे फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, 28th क्वेश्चन की तरफ चलो। 28th क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ये जो वेव या तरंग की इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन दी हुई है y = 10 cos और 10 cos 1200t - 3x, ये इक्वेशन, ये समीकरण दिया हुआ है। पार्टिकल की वेलोसिटी, कण का वेग। अब पार्टिकल या कण जो होता है ना, वो वेव में या तरंग में SHM करता रहता है। अपने कोर्स में जितने भी तरंग हैं या वेव्स है, उसका जो पार्टिकल होगा उसका मोशन, उस कण की गति SHM माननी है आपको। तो पार्टिकल जब मोशन करेगा तो SHM करेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मान सकते हो आप, ω/a। वैसे ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है तो ω/a ही मान लेता हूँ मैं पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि SHM में वेलोसिटी होती थी ω√a² - x², लेकिन इसने बताया तो नहीं मेरे को कि किस पॉइंट पर पार्टिकल या कण की स्पीड चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो x है नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने ये मान लिया। और वेव की वेलोसिटी या तरंग की चाल वो क्या होती थी बच्चों, ω/k होती थी। डायरेक्टली फॉर्मूला है, k ऊपर आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ka आंसर आ गया, ka। ठीक है, k क्या है, k की वैल्यू आ जाएगी kx, k की वैल्यू 3 है, तुलना करने पे, कंपैरिजन करने पे। a की वैल्यू 10 है, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 30 या 30, इसका आंसर आ जाएगा 28 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। आइए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 29th क्वेश्चन पे आ जाइए। 29th में बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी 50 से 200 कर दी तो टेंशन स्ट्रिंग में कितनी करनी पड़ेगी। बच्चों v की वैल्यू या f की वैल्यू वो लिख लो, f की वैल्यू v/2l होती थी। ठीक है, और v का फॉर्मूला होता था √T/μ,
ये 2L तो लिखा ही हुआ है नीचे। तो F रूट टी के प्रोपोर्शनल होता था या T F स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या समानुपाती है। क्या F को 4 गुना किया है हमने, 50 से 200 मतलब 4 गुना। तो F को अगर 4 गुना करोगे तो 4 गुने का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुना। तो टेंशन या तनाव कितनी हो जाएगी, 16 गुना 29 का 4th आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। 30 में ए और बी की फ्रीक्वेंसी या आवर्ती का रेशियो चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v बाय लैम्डा। वेलोसिटी दोनों केस में सेम ही रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती। बताइए ए में यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस ये लैम्डा बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, और टोटल लेंथ कुल लंबाई L मानूँ तो L की वैल्यू लैम्डा बाय 2 और लैम्डा की वैल्यू 2L। तो पहले केस में लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L। दूसरे में ये रहा नोड और ये रहा एंटी नोड। तो ये लेंथ, ये लंबाई अभी भी L ही है, क्योंकि चित्र के अनुसार L तो सेम ही है, लेकिन ये लेंथ इस बार आ जाएगी लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। क्यों? क्योंकि नोड से नोड लैम्डा बाय 2 और नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4। तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, और ये अगर 3 लैम्डा बाय 4 आया तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 4L बाय 3। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 इधर चला गया, 4L बाय 3 आ गया। तो बताओ F1 बाय F2 कितना आ जाएगा, लैम्डा का उल्टा रेशियो। तो पहले वाले का लैम्डा 2L था, वो 2L नीचे रख देना। दूसरे वाले का लैम्डा था 4L बाय 3, तो 4L बाय 3 वो लिख दिया हमने, नीचे 2L लिख दिया, ऊपर 4L बाय 3 लिख दिया। L से L कैंसिल है, 2 बाय 3 दिख रहा है आंसर, 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 बाय 3, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 30 नंबर का आंसर यही आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 31 नंबर पे आ जाओ। 31 में आपसे बोला है कि पार्टिकल परफॉर्म्स SHM विद फ्रीक्वेंसी n। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, कण की आवर्ती n दे रखी है। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, कण की आवर्ती n है, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है 2n। डायरेक्टली क्लास में लिखवाया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 31 का आंसर अगर आप देखेंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड हाफ होता है, अगर पार्टिकल का टाइम पीरियड या t होता तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड हाफ होता, टाइम पीरियड आधा होगा, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 32 पे आ जाओ। 32 में बोला हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM फ्रॉम मीन पोजीशन इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में पार्टिकल चलता है 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन से चल रहे हैं, तो x बराबर a साइन ओमेगा t इक्वेशन मान लो, और x की वैल्यू दे रखी है a/√2। a/√2 चलता है वो, है ना, इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t आ जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1/√2 बाकी रह गया, 1/√2 को π/4 कह देना, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यही ओमेगा t, ओमेगा को 2π/t इंटू t लिख लेना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 1/4 बराबर 2/t इंटू टी की वैल्यू भी 4 दे रखी है ना, t की वैल्यू 4, तो t का आंसर आ जाएगा 32 सेकेंड, 32 सेकेंड। 4 उधर चला जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32वें का आंसर अगर आप निकालोगे तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला आ जाएगा 33। 33 लाउडनेस का सवाल है बच्चों। लाउडनेस जो डीबी में आती थी, लाउडनेस का फॉर्मूला आता था 10 log 10I/I0। लगाओ, लाउडनेस आपको दे रखी है 80 dB बराबर 10 log 10
आई बाय 10 की पावर -12, सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 दूसरी तरफ गया तो 10 की पावर 8 बराबर आई बाई 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 दूसरी तरफ आया, 10 की पावर -4 बन जाएगा क्या, 10 की पावर -4, 33 का आंसर अगर आप देखोगे तो तीसरा आना चाहिए था, 33 का आंसर थर्ड आ जाएगा, लाउडनेस या प्रबलता का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 33 के आगे 34 पे आ जाओ, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, वेव थ्योरी का क्वेश्चन दिख रहा है, सोनोमीटर दिख रहा है, अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या इसका आंसर आना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो बताइए 34th क्वेश्चन में सोनोमीटर वायर है, सोनोमीटर वायर मतलब ऐसा वायर जो दोनों एंड से बंधा हुआ है और डिवाइड किया है 3 सेगमेंट्स हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 और 3 है, तो लेंथ का रेशियो क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ, आवृत्ति और लंबाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको लेंथ का रेशियो चाहिए, तो L1 L2 और L3 का रेशियो वो आ जाएगा 1/f1, 1/f2 और 1/f3। ये फॉर्मूला F और L कहाँ से आया हुआ है, ये सबको पता होता है, फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू V/2L होती है, तो F और L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सोनोमीटर वायर के लिए। आगे अपने पास L1 L2 L3 का रेशियो आ गया, कितना 1/1, 1/2, 1/3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6, 3 और 2, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 6, 3 और 2, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 34th का आंसर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो, 35 पे आ जाओ भाई, सेक्शन ए चल रहा है ये, 35 सवाल होते हैं सेक्शन ए में, 35 के 35 आने चाहिए आपको, कंपलसरी है इस बार नीट 2021 में। बताओ द सर्किट रेजोनेंस में, बच्चों सर्किट रेजोनेंस या अनुनाद में होता है तो XL बराबर XC होता है, सीरीज में तो दिख ही रहा है तो करंट तो सेम होगा ही, तो IXL बराबर IXC होता है या VL बराबर VC होता है, समझ रहे हो। और आपको पता होना चाहिए ऐसा होता था, ये VR होता था, ये VL होता था, ये VC होता था, ये तो मैं आपको सब बता रहा हूँ कि अगर आप सॉल्व करना चाहो तो, मतलब VL और VC ना हमेशा अपोजिट फेज में होते हैं। तो बताओ ये जो V4 दिख रहा है, ये V4 इन दोनों के बीच में होगा, तो ये V4 मेजर करेगा VL और VC दोनों को, लेकिन VL VC बराबर है तो VC भी V है, VL भी V है, लेकिन दोनों अपोजिट भी हैं, तो V और V अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो V4 की रीडिंग आ जाएगी 0। V4 की रीडिंग कितनी आ जाएगी 0। अगर ये सब आपको नहीं आता हो तो आपको V का फॉर्मूला आता होगा, V बराबर √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आता होगा आपको, इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं केवल V4 के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के लिए, V4 के लिए। क्या 4 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस या R दिख रहा है, तो ये R मत लिखो, अगर ये नहीं लिखोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब V4 की वैल्यू आ जाएगी VL माइनस VC, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और VL और VC तो बराबर ही है क्योंकि अनुनाद है, रेजोनेंस है, तब भी 0 आ जाएगा, फॉर्मूला आता हो तब भी आंसर यही V4 ही आएगा। तो 35th का आंसर अगर आप देखेंगे तो वो 4th ही आने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन ए वो कंप्लीट हो चुका है, 35 के 35 सवाल आपको आने चाहिए, सॉल्यूशन आपको बता दिए गए हैं। इसी में अब हम चालू करते हैं सेक्शन बी। बच्चों ये जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में सवाल 15 होंगे, हम 15 क्वेश्चन के आंसर्स बताएंगे भी आपको, लेकिन नीट में सेक्शन बी के 15 सवालों में से आपको केवल कोई 10 सवाल ही करने हैं, और वो 10 सवाल जो आपको बेस्ट लगे। हम 15 के सॉल्यूशन बताएंगे, बट जो बच्चे नीट 2021 देने जा रहे हैं उनको सेक्शन बी के 15 सवालों में से 10 सवाल ही सॉल्व करने हैं। सेक्शन ए के 35 के 35 और सेक्शन बी में 10, 35 और 10 मिला के हो जाएगा 45 क्वेश्चंस आपको हैं, देंगे हम 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए हम इस 36 क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो 36 क्वेश्चन आप रीड कीजिए बच्चों। 36 क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अरे कौन है भैया, कोई है क्या? तो 36 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चों आप। बताओ 36 क्वेश्चन में आपको बोला गया हाउस होल्ड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट की दी गई है, ठीक है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम ज़ीरो से आरएमएस जाने तक का टाइम कितना होगा? ज़ीरो से आरएमएस जाने तक का टाइम पूछा है। तो क्या आपको ऐसा कुछ याद है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसएचएम की स्टाइल में भी कर सकते हो इसे। ये एसी की मैंने इक्वेशन लिख दी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आरएमएस का मतलब ही यही होता है, आई आरएमएस का मतलब ही यही होता है, आई मैक्सिमम बाई रूट टू। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी 1/√2 बचा, यानी कि इस ओमेगा टी को 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ओमेगा कितना होता था? 2π/t इंटू टी बराबर 45 डिग्री कितना होता है? π/4। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? t/8। ये आंसर आ गया आपके पास। और t/8 में t कितना हो जाएगा? t की वैल्यू 1/f होती है, 8 तो था ही, 1/f मतलब 1/50 इंटू 8, यानी आंसर कितना आ गया? 1/400। 1/400 मतलब 0.25 और 2.5 में एक ही आंसर है। 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.25 आ जाएगी, है ना। और 0.25 को तुम 100 से और डिवाइड करोगे 2.5 मिली सेकेंड। 36 का आंसर आप देखोगे तो सेकेंड ही आने वाला है, ठीक है। सॉल्व कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, 36 के आगे चलो, 37 क्वेश्चन पे आ जाओ। 37 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पार्टिकल बच्चों एसएचएम कर रहा है, टाइम पीरियड टी है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से चालू कर रहा है। देखिए ये x0 मीन पोजीशन होती थी, x बराबर a एक्सट्रीम पोजीशन या चरम स्थिति होती थी। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता तो इक्वेशन होती x = a साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ से मोशन चालू करेगा तो इक्वेशन होगी x = a कॉस ओमेगा टी। तो ये वाली इक्वेशन लिखनी है आपको कुल मिला के, x बराबर a कॉस ओमेगा टी। अब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है 1/8 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? एक ऑसिलेशन में 4a चलता है पार्टिकल, पता हो तो एक ऑसिलेशन में 4a चलता है, तो 1/8 में कितना चलेगा? 4a/8 चलेगा, यानी a/2 चलेगा। तो x की जगह लिख दो भाई a/2, आ गया आंसर। a cos ओमेगा टी, a से a कैंसल, 1/2, तो ओमेगा टी को 60 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि cos 60 ही तो 1/2 होता है। ओमेगा को लिख देना 2π/t इंटू टी, और π/3 लिख देना भाई इसे। पाई 180 होता है, 180/3 60, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से t की वैल्यू मेरे को t/6 दिख रही है। यहाँ से मेरे को 37 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट दिख रहा है, जो कि सही आंसर होगा, ठीक है। और डायरेक्टली वैसे याद भी रहता है कि है ना, ये तो ओरली हो जाता है, तो मैंने सॉल्व करके बताया x बराबर 0, x बराबर a। हम टाइम लिखवाते हैं बच्चों को कि ये होता है t/12 और ये टाइम होता है t/6, है ना, ये आधी आधी डिस्टेंस चलने का। तो बताओ पार्टिकल कहाँ से चल रहा है? पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तभी तो a/2 चलेगा। तो ये टाइम कितना है? t/6। डायरेक्टली टिक करो t/6। वो अगर आपने पढ़ लिया होगा कि यहाँ से चल रहा है तो फिर आप t/12 टिक कर दोगे, माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो मिस्टेक करवाई गई है आपसे। आगे चलिए 37 क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन बताइए। 37 क्वेश्चन में आपको आई की वैल्यू दे रखी है 2 साइन 100πt प्लस π/6। इनिशियल वैल्यू करंट की मतलब t0 रख दो। इससे आसान सवाल क्या पूछेंगे हम? t0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया सब, तो क्या बाकी रह गया? 2 साइन π/6, मतलब 2 और π/6 होता है बच्चों 30, और साइन 30 होता है 1/2,
1 एम्पियर सेकेंड 38th का सेकेंड आंसर आ जाएगा। इससे आसान सवाल नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 39th क्वेश्चन की तरफ आइए। 39th क्वेश्चन में बोला गया है 2 वायर्स आर केप्ट टाइट बिटवीन द सेम पेयर ऑफ सपोर्ट्स। ऐसे 2 दीवारों के बीच में 2 तार लगा दिए गए हैं। टेंशन इन वायर आर इन रेशियो 2:1। टेंशन 2:1 में है ना, टेंशन 2:1 में है टेंशन, और रेडियस 3:1 में है, और डेंसिटी या घनत्व वो किस में है, 1:2 में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी V/2L। दोनों एंड बंधे हुए ना, तो कितनी आ जाएगी, V/2L। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप क्या क्या लिख सकते थे, T को आप √T/μ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, √T/μ लिख सकते थे, ठीक है। तो फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो जो चीज़ें दी गई है ना, T, R और रो, उसमें बदलना पड़ेगा। तो F की वैल्यू आ जाएगी 1/2L को तो 1/2L रहने दो, √T/μ। √T/μ ये तो है ही अपने पास। अच्छा, अब ये बताओ, रो जो होता था, रो वो होता था मास अपॉन वॉल्यूम। रो कितना होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन मतलब एरिया इंटू लेंथ। इसमें बच्चों क्या M/L को रो इंटू ए लिखा जा सकता है ना। मैं ए को दूसरी तरफ ले गया, ये M/L को ही म्यू कहते हैं, तो म्यू की जगह तुम रो इंटू ए लिख सकते हो। तो म्यू की जगह आप बाहर लेंथ, लंबाई, अब इसमें क्या है, 2 वायर्स हैं, उनकी लेंथ का रेशियो दिया हुआ है कि सेम है, वो एक बार और देख लेता हूँ। टेंशन है, रेडियस है, तो 2 सपोर्ट्स हैं, तो लेंथ तो इनकी सेम ही माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सपोर्ट आगे पीछे तो हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दीवार यहीं रहेगी, ये दीवार यहीं रहेगी, तो लंबाई सेम है, लेंथ सेम है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी F प्रोपोर्शनल आ जाएगा √T, और म्यू की जगह रो इंटू ए लिख सकते हो बच्चों, रो इंटू ए, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हो, म्यू की जगह रो इंटू ए तुम्हें बताया कैसे लिख सकते हो। और एरिया को R² लिख देना, क्योंकि रेशियो लोगे ना तो एरिया πr² होता है, लेकिन उसमें पाई हट जाएगा, तो नीचे T/रो और R²। बस ये रेशियो निकालना पड़ेगा, ये रेशियो निकालोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ, कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, ताकि अपने को सॉल्व करने की जगह मिल जाए। तो ये अपन, अच्छा रेडियस का रेशियो तो लिखा रहने दो, ताकि अपन लिख पाएँ चीज़ें। तो बस इससे आंसर आ जाएगा। आओ सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा। F1/F2 अगर मैं निकालता, F1/F2, तो ऊपर टेंशन लिखनी पड़ती, टेंशन का रेशियो ऊपर आता, तो रूट के अंदर टेंशन का रेशियो कितना है, 2/1, तो 2/1 आ जाता। नीचे रो का रेशियो आ जाता, तो डेंसिटी का रेशियो कितना दिया हुआ है, रो का रेशियो 1/2, तो ये 1/2 आ जाता। और R² का रेशियो, R कितना दिया हुआ है बच्चों, 3/1, 3/1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9/1। बस यही आंसर है। रूट के अंदर 2 ऊपर चला गया, तो 4/9 आ गया। 4/9 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 39th का सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि F1/F2 करोगे तो इधर T1/T2 आ जाएगा, इधर रो1/रो2 आ जाएगा, इधर R1/R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वो लिखता गया मैं, आंसर आ गया मेरे पास 2/3, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ऐसे फॉर्मूले ठीक सवाल ही है, इससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 40 नंबर पे आ जाओ भाई। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लो, बता दो 40 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला हुआ है। बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सोर्स है और ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है v/2 से। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, चेंज इन फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्या हो जाएगी। तो बताइए, F' बराबर F, और V आता था, फॉर्मूला लिख दूं तो ±VO ±VS ये आता था। बताइए F' की वैल्यू आ जाएगी F, V और V। तो ये बताइए मेरे को कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो ज़्यादा सुनाई पड़ेगा इसे,
तो प्लस v/2 आ जाएगा, है ना। और सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तब भी ऑब्जर्वर को ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, इसलिए नीचे छोटा नंबर आना चाहिए, तो v माइनस v/2 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये कितना आ जाएगा, एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ v प्लस v/2 3v/2 आ जाएगा, और v माइनस v/2 v/2 आ जाएगा, तो एफ डैश की वैल्यू 3f आ जाएगी। लास्ट में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3f हो गई, मतलब 200% से बढ़ गई। नहीं समझ में आया? परसेंटेज चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो पहले f मानी थी, बाद में 3f हो गई, तो 3f माइनस f कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 200। 200% मतलब 3 गुना हो जाएगी, 300% मतलब 4 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना होते ही समझ में आ गया 200% का इंक्रीज हो जाएगा, 2 गुने से बढ़ जाएगा, यानी 3f हो जाएगा। 40 नंबर का आंसर 4th आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 के आगे 41, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सेक्शन बी चल रहा है, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखते ही क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट इसमें ये यू की इक्वेशन दी हुई है, तो इतनी बार आपको क्लासेस में ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं। यू दिया हुआ है, टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड कैसे बताओगे, फोर्स निकालो, बल निकालो। यू की वैल्यू 5 माइनस 5 cos 3x, तो डी यू बाई डी एक्स निकालो भाई। डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 0 माइनस 5 और cos 3x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 3x इंटू 3। पहले cos का करोगे तो माइनस साइन और 3x का 3 आ जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है भाई, डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस 3 5 जा 15 साइन 3x, ये डी यू बाई डी एक्स है। क्या फोर्स और बल का फॉर्मूला माइनस डी यू बाई डी एक्स होता था, और माइनस डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 15 साइन 3x, माइनस 15 साइन 3x। और स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन लिखा हुआ है, अल्प दोलन लिखा हुआ है, तो साइन थीटा को बच्चा तुम थीटा लिख सकते हो, तो साइन 3x को केवल 3x लिख लो, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 इंटू 3x, यानी फोर्स और बल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 45x। फोर्स या बल की वैल्यू माइनस 45, और एसएचएम में एफ को, या एसएचएम छोड़ो, यहाँ पे मास जरूर दिया होगा 1 किलोग्राम। क्यों याद कर रहे हो, फोर्स का फॉर्मूला एक्सेलरेशन ही याद कर लो। तो फोर्स को एम ए लिख सकता हूँ क्या मैं, तो एफ को मैं एम ए लिख देता हूँ, तो एफ को मैंने लिख दिया 1 इंटू ए, 1 इंटू ए। तो क्या ए की वैल्यू माइनस 45x के बराबर आ गई, ए की वैल्यू माइनस 45x के बराबर आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो फिर ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर 45 है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 45। ओमेगा रूट 45 है, तो टाइम पीरियड, हरियाली ले लेता हूँ मैं, ये हरियाली ले ली मैंने, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा मतलब रूट 45। 45 का मतलब होता है 5 इंटू 9, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट 5 नीचे दिखेगा, 3 रूट 5, 41 का आंसर देखोगे सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है ना, कि अपन नीट जेईई मेंस का पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 42 पे आ जाओ, आराम से देख लो, 42 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो सेक्शन बी के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इनको टाइम दो, 15 में से 10 ही सवाल करने होते हैं अपने को। सेक्शन बी में 15 में से कोई 10 ही सवाल आपको करने हैं, तो 10 बेहतरीन सवाल, ऐसे सवाल जो आपको वाकई में लगे कि सही हो रहे हैं, वही सॉल्व करो आप। जैसे क्या बोला हुआ है इस सवाल में, इस सवाल में बोला 2 ट्यूनिंग फॉर्क 520 हर्ट्ज और 524 हर्ट्ज आपको दिए गए हैं। ऑन साउंडिंग दीज फॉर्क्स टुगेदर द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी, बताइए 2 इंटेंसिटी के बीच में कितना टाइम आएगा। तो ये तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, बताओ 520 और 524 का अंतर या डिफरेंस कितना आएगा, 4। ये बीट फ्रीक्वेंसी है, उसका मतलब होता है 4 बीट्स
पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी बीट्स आएंगी? 4 बीट्स। कहाँ कहाँ पे आएंगी? 1/4 सेकेंड पर, 2/4 सेकेंड पर, 3/4 सेकेंड पर, 4/4 सेकेंड पर। हो गया क्या 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड में 4 बीट्स आ गई। बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1/4 सेकेंड। हर दो के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 1/4 सेकेंड। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? बीट्स जहाँ पे मिल रही है उसी को मैक्सिमा कहते हैं। तो दो मैक्सिमा के बीच में कितना टाइम इंटरवल आएगा? 1/4 सेकेंड। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसने बीट फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बदल के पूछ लिया, तो घबराने का नहीं है। आगे चलेंगे 42 के आगे 43 क्वेश्चन में आ जाइए। 43 क्वेश्चन में बोला हुआ है ट्रॉली का मास m है, 1 किलोग्राम है ना। ट्रॉली का मास कितना दिया हुआ है? 1 किलोग्राम। k दिया हुआ है 100। अब इसको क्या किया? 1 सेंटीमीटर से धक्का दे दिया पीछे। बच्चों यहाँ पे केवल कंजर्वेटिव या संरक्षी बल ही लग रहे हैं, स्प्रिंग का फोर्स। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। बताइए जब इस स्प्रिंग को अंदर की तरफ धक्का दोगे, इस मास को अंदर की तरफ धक्का दिया, तो ये वाली स्प्रिंग अंदर दब गई है ना। तो ये वाली स्प्रिंग अगर अंदर दब गई तो ये वाली स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? बाहर की तरफ। और ये वाली स्प्रिंग भी आगे चली गई तो ये भी फोर्स किधर लगाएगी? इसी तरफ। क्या दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं? बच्चों ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में होंगी, समांतर क्रम में होंगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। जब आपने दोनों को दबा रखा है, मतलब इस मास को इधर किया, दबाया, तो बताओ इस पहली वाली स्प्रिंग में कितनी एनर्जी होगी? क्योंकि ये अंदर दब गई x, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ kx² प्लस बच्चों ये वाली जो दूसरी स्प्रिंग है वो भी x खींची हुई है, उसमें भी कितनी एनर्जी होगी? हाफ kx²। और जब इसको छोड़ दोगे तो ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। यहीं से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी या अधिकतम वेग मिल जाएगा, जिसका आंसर आप निकाल सकते हो। बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? हाफ से हाफ कैंसिल है, k की वैल्यू 100 दे रखी है, ये इधर 2kx² बराबर mv² आ जाएगा। 2k की वैल्यू 100 थी तो 2 × 100 200 हो गया। x² 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो x² 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 होता है बच्चों। तो 1/100 का स्क्वायर 1/100 मास की वैल्यू m 1 × v²। आंसर आ गया 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया v का √2/10। क्योंकि रूट लोगे तो √2/10। √2 कितना होता है? 1.4/10, 0.14। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 43 के आगे चलो, 43 के आगे चलो, 44 पे आ जाओ। आराम से पढ़ लो। ऑर्गन पाइप वाइप दिख रहा है, वेव थ्योरी, वेव थ्योरी का क्वेश्चन है ये। बताइए वेव थ्योरी का क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? ओपन ऑर्गन पाइप में ऐसे सोचा करो, दोनों एंड्स क्या होंगे? ओपन होंगे, और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f/2l होती थी। क्योंकि ओपन है ना, तो दोनों तरफ क्या बनेंगे? एंटी नोड एंटी नोड। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 आएगी, मतलब 2 में आंसर आएगा। यही तो कन्फ्यूजन होता होगा आपको कि f/2l लिखेंगे f/4l। तो ओपन में एंटी नोड है, तो डिस्टेंस λ/2 है, तो 2 में ही आंसर आएगा। और ये आपको 300 हर्ट्ज दे रखी है भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़ो। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप में सारी फ्रीक्वेंसी आती है। ओपन ऑर्गन पाइप बांसुरी जैसा होता है, बांसुरी का दोनों एंड खुले होते हैं, बांसुरी से सारे सुर लगते हैं ना, तो बांसुरी में सारी फ्रीक्वेंसीज आती होंगी, इसलिए 1 2 3 4। और इसी को 2 वाले को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ओवरटोन, अच्छा यहाँ पे ये V और F थोड़ा सा देख रहे हो क्या? जल्दीबाजी में क्या लिख दिया है, उसको ठीक से लिख देना, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। F की वैल्यू v/2 है ना। और फर्स्ट ओवरटोन मतलब इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2v/2l। ठीक है, ये हो जाएगी, और वो 600 हर्ट्ज हो जाएगी। और वो कितनी हो जाएगी? 600 हर्ट्ज। 2 × 300 करोगे 600 हो जाएगी। इज सेम एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अच्छा, अब फर्स्ट ओवरटोन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बराबर है, ये 600 बराबर है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती थी v/4l।
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? V/4L, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती थी 1357, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन कितनी हो जाएगी इसकी? 3V/4L हो जाएगी। और अगर ये 3V/4L हो गया तो ये 3V/4L को 600 के बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इसका फर्स्ट ओवरटोन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर है। सॉल्व कर लो, देखो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। 3 से इसको कैंसिल करोगे, ये 200 दिख रहा है मेरे को, 200 इंटू 4, तो V/L की वैल्यू 800 दिख रही है मेरे को, और V की वैल्यू अगले ने 330 दे रखी है। 330 अगर V की जगह लिखूं मैं तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V/L, मतलब दूसरे पेन से लिख लेता हूं ताकि आराम से दिख जाए। 330/L बराबर 800, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी 33/80। L की वैल्यू हो जाएगी 33/80, ठीक है। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? इसको ये क्या है, मीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में आंसर है, तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो सेंटीमीटर में हो गया। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो 330/8 आ गया। 8 4 जा 32, 4 में आंसर ही है 41 ही आ जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 40 कितना होता है? 320 होता है, 328, 41 फर्स्ट आंसर दिख रहा है, 44 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आराम से रेशियो वेशियो देखो, सब सवाल हो जाएंगे ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप के वेव थ्योरी के, कुछ खास बात नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आ जाओ। आराम से देख लो, ये सर्किट वाले सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं, आप आराम से इनको देख लो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि द की इज क्लोज्ड एट t=0, t=0 पे क्लोज किया है। व्हाट इज फाइनल वैल्यू ऑफ करंट? बच्चों फाइनल वैल्यू पूछी है, अंतिम मान पूछा है, अंतिम धारा है ना, अंतिम धारा पूछी हुई है। फाइनल, फाइनल मतलब t बराबर इन्फिनिटी पे करंट पूछा गया है। ये t बराबर 0 लिखा है, t बराबर 0 पे आंसर नहीं पूछा है। t बराबर 0 पे सर्किट बना, बनने के बाद अंत में स्टडी स्टेट आ जाएगी, अंतिम धारा। t बराबर इन्फिनिटी पर, t बराबर इन्फिनिटी पर आपको पता होगा, ऐसे याद करना, t बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर या संधारित्र वो तो टूट जाता है, लेकिन प्रेरकत्व या इंडक्टर वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर भाई ये शॉर्ट सर्किट हो गया ऐसे, तो सारे का सारा करंट जो यहाँ से निकलेगा वो इसी में से चला जाएगा। इस 10 एम्पियर में से करंट कितना होगा? 0 0, इसका आंसर। शॉर्ट सर्किट हो गया ना, एक रेजिस्टेंस 0 है, एक रेजिस्टेंस R है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाते थे हम कि यहाँ से करंट I आएगा तो सारा इसी से चला जाएगा भाई, इसमें से कोई करंट जाएगा नहीं। बस यही आंसर आ जाएगा अपने पास, 45 का फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46th क्वेश्चन। कंफ्यूज मत हो जाना कि नीट में सर 46th क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे हो गए। नीट 2021 में नया पैटर्न है, 50 सवाल आएंगे। सेक्शन ए के 35 के 35 सवाल आपको करने हैं, सेक्शन बी में जो 15 हैं उनमें से कोई 10 सवाल वो आपको करने हैं। तो ये सेक्शन बी चल रहा है और उसका 46th क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। एसी का सवाल दिख रहा है, आप आराम से बता दीजिए क्या इसका आंसर है। तो बताइए, इसमें एसी में ई दिया है, आई दिया है, एवरेज पावर, तो पावर निकालनी है। ई कितना दिया हुआ है? 100 साइन 30t, और आई कितना दिया हुआ है? 20 साइन 30t माइनस π/4। तो पावर का फॉर्मूला होता था बच्चों VRMS IRMS cos phi। तो VRMS हो जाएगा 200/√2, ये 200 नहीं 100/√2 है ना। ये क्या है? ये आपको दिया हुआ है 100/√2। ये E की मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, इसको √2 से डिवाइड कर दो, तो VRMS IRMS क्या हो जाएगा? 20/√2, 20/√2। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/4 का दिख रहा है, ये 30t है, ये 30t माइनस π/4 है। इनका फेज डिफरेंस, इनका कलांतर π/4, cos π/4 मतलब 1/√2 भाई। कितना आ गया आंसर? 20 × 100 यानी 2000/2√2।
2000 बाय 2√2 मतलब 1000 बाय √2, 1000 बाय √2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 1000 बाय √2, तो 46 का सेकंड ही आंसर आ जाएगा। दूसरा इसने जो बोला हुआ है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वाटरलेस करंट क्या होता है? वाटरलेस करंट का मतलब होता है जैसे ये V है, ये I है, इनके बीच में एंगल ना π/4 होगा, है ना, V और I। और यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैं बिल्कुल ठीक से बना देता हूँ, ये तो रफ बना रहा था मैं। यहाँ पे देखिए जो E है ना वो तो sin 30t है, लेकिन यहाँ पे I क्या है, 30t माइनस π/4, तो करंट पीछे है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, कितना, π/4 से। तो वॉटलेस करंट कौन सा आ जाएगा? I का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आएगा I cos π/4, ये वॉट फुल करंट है, वो करंट है जिससे V को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी V इंटू आई इंटू कॉस फाई। ये वाला जो करंट है I साइन π/4, यही क्या है हमारे पास, वॉटलेस करंट है, I साइन π/4। उससे आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। I की वैल्यू दे रखी है आपको, अगर आंसर वाकई में निकालना है, I की वैल्यू दे रखी है 20, तो I RMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/√2, 20/√2। साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, तो 10 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं बोला होगा तो ये I RMS ही होता है, I RMS निकाल लेना, तो 10 है, 10 आंसर कैसे निकाला है वो बता रखा है आपको, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। 47 क्वेश्चन, पावर फैक्टर पूछा हुआ है, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर cos फाई होता है बच्चों। cos फाई की वैल्यू वैसे R/Z होती है, तो R/Z निकाल लो या tan फाई निकाल लो, है ना, कैसे भी निकाल लो, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसमें ये बताओ मेरे को, XL की वैल्यू कितनी दिख रही है, 100, XL की वैल्यू 100, XC की वैल्यू कितनी दिख रही है, 40, और रेजिस्टेंस R की वैल्यू दिख रही है 80। रेजिस्टेंस R की वैल्यू ये 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80। तो Z की वैल्यू कितनी होती थी, Z की वैल्यू होती थी R का स्क्वायर, Z की वैल्यू होती थी R का स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC मतलब 100 माइनस 40, 60 का स्क्वायर। तो Z की वैल्यू 100 आ जाएगी भाई, Z की वैल्यू 100 आ गई, तो R 80 है, ये 40 और ये 40, 80/100, 0.8, ये पावर फैक्टर आ गया 0.8, यानी 47 का 4th आंसर वो आ जाएगा। पावर फैक्टर निकाल लेना। आइडियल इंडक्टर, आदर्श प्रेरकत्व नहीं है ये, इसीलिए इसके पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 48 क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर शब्द दिख रहा है 48 क्वेश्चन में, बताइए क्या इसका आंसर निकालेंगे। ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है आपको, और ट्रांसफॉर्मर में दिया हुआ है 140, ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट, ट्रांसफॉर्मर से 140 वॉट इसको यूज़ किया जाता है। तो आप समझिए ये आउटपुट है कि इनपुट है। एक ट्रांसफॉर्मर को प्रयुक्त कर 240 वोल्ट AC मेन से 140 वॉट के लैंप को प्रकाशित किया जाता है। तो ये 140 वॉट जो है ये आउटपुट है, पावर आउटपुट, ठीक है। द करंट इन द मेन्स केबल इज 0.7 एम्पियर। तो पावर इनपुट कितनी आएगी, पावर इनपुट आएगी 0.7 इंटू 24, क्योंकि अच्छा 0.4 इंटू 240, ये मेंस का करंट है और ये मेंस की वोल्टेज है, तो V इंटू आई होती है पावर, है ना। ये तो लैंप की रेटिंग है, तो आउटपुट कितने का मिलना चाहिए, 140 का, और इनपुट कितना होगा 0.7 इंटू 240 यानी 7 इंटू 24। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, 7 से ये 20 आ जाएगा भाई, तो 2000 अपॉन 24 ये आंसर आ जाएगा। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 5000 या 500 रहेगा, है ना, यहाँ पे 500 अपॉन 6 आ जाएगा, तो 6 8 जा 48 हो जाएगा, और 20 आ गया तो 6 3 जा 18, 83% के लगभग थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
आउटपुट और इनपुट को समझिए, हमें 140 वॉट के बल्ब को जलाना था तो 140 तो आउटपुट हो गया, और मेंस मतलब जहाँ से सप्लाई आ रही है उसका वोल्टेज है 240 वोल्ट, और जहाँ से सप्लाई आ रही है उसका करंट भी दिया हुआ है, तो V इंटू आई से इनपुट पावर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, आगे चलिए 49th क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्लक्स दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस को छोड़ो, केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 12t माइनस 2 डिफरेंशिएशन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा 12, और t की वैल्यू 1/4 है माइनस 2, यानी कि 12/4 कितना होगा 3 माइनस 2 1। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है। ठीक है, और अपने को E बराबर आई आर, V बराबर आई आर तो पता ही होगा, E की वैल्यू 1 निकाली हुई है, I की वैल्यू प्रेरित धारा या करंट निकालना है, R की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, I आ जाएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर यानी 49th, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन, आखिरी सवाल है, टाइम ले लो, बता दो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है अपने पास। चलिए बताता हूँ मैं। मेटेलिक मीटर स्ट्रिक, मेटेलिक मीटर, मीटर बोला हुआ है, मीटर मतलब लेंथ कितनी है 1 मीटर, इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड B कितना है 0.5, इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों BLV होता है, B 0.5, L1 V3 1.5 वोल्ट सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान। अब याद होना चाहिए ये फॉर्मूला BLV तभी लगा सकते हो जब BL और V तीनों परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, वो हैं यहाँ पे, और B यूनिफॉर्म होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, वो भी है, इसलिए BLV फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो बच्चों ये नए नीट के पैटर्न पे जो 50 सवाल थे सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, वहाँ पे मिल जाएगा। सेक्शन ए सेक्शन बी का डिस्कशन कर लिया है, और इस पेपर में SHM, वेव्स, EMI, AC, ये 4 टॉपिक आए थे। तो बच्चों बहुत पढ़िए और डॉक्टर बनिए। बेस्ट ऑफ लक।